हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में पढ़े जो प्रजनन तंत्र, इसकी शुरुआत कर दी थी, जिसमें कि इसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि जो प्रजनन तंत्र कितने प्रकार का होता है, इसमें अंग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक जनन तंत्र कौन से होते हैं और द्वितीयक जनन तंत्र कौन से होते हैं, लक्षण क्या होते हैं इसके, और नर जनन तंत्र के बारे में सब कुछ देख लिया था। मादा जनन तंत्र के बारे में आज देखते हैं। देखो, मादा जनन तंत्र में मुख्यतः जो 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य जननांग होता है, फिर प्राथमिक जननांग होते हैं, सहायक जननांग होते हैं और सहायक ग्रंथियां होती हैं। बाह्य जननांग, यदि कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मादा जनन तंत्र में बाह्य जननांग कौन सा होता है, तो कुछ ऑप्शन दिए होंगे तो अपना आंसर बलवा हो जाएगा। प्राथमिक जननांग के बारे में बात करें तो और अंडाशय होता है जो कि प्राथमिक जननांग होता है, ठीक है। और सहायक जननांग के बारे में बात करें तो ये ऐसे ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन नलिका कहते हैं, गर्भाशय और सर्विक्स और योनि होती है। योनि के बारे में बात करें तो यहाँ पे सर्व स्पर्म छोड़े जाते हैं और जन्म देने वाली नलिका भी कहते हैं इसको। सहायक ग्रंथियों के बारे में बात करें, यहाँ पर 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाती हैं, बर्थोलिन ग्रंथि और स्किन्स ग्रंथि पाई जाती हैं। ऐसे कि यहाँ पर अपने नर जननांग में 3 टाइप की ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। SPC, ठीक है, SP मतलब सेमाइनल यानी शुक्राशय के बारे में पढ़ा था अपन ने, और P फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, C फॉर काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर सहायक जननांग अपन ने 5 पढ़ा था। थ्रीड, सेमिनिफेरस, वेसिकल्स, है ना, शुक्र जन नलिकाएं के बारे में पढ़ा था अपन ने, और रेटी टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, बासा एफ्रेंसिया के बारे में पढ़ा था, एपिडिडाइमस और बासा डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। ऐसे यहाँ पर सहायक जननांग भी ओविडक्ट होता है, गर्भाशय होता है, सर्विक्स होता है और योनि होती है। और सहायक ग्रंथियाँ बर्थोलिन ग्रंथि होती है और स्किन्स ग्रंथि होती है। सबसे पहले प्राथमिक जननांग के बारे में बात करें अपन, तो प्राथमिक जननांग अंडाशय होता है। अंडाशय के बारे में बात करें तो यहाँ पे अंडाणु 2 प्रकार से पाए जाते हैं अंडाशय में, परिपक्व और अपरिपक्व, ठीक है। तो देखो, इसकी शुरुआत करते हैं। जो गर्भावस्था में जो भ्रूण होता है 6 माह का होता है, उसी दौरान अंडाशय का निर्माण हो जाता है, और उस समय पे जो अंडाशय में 1 से 2 मिलियन अंडाणु पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जन्म जैसे जो भ्रूण बाहर निकल जाता है, यानी शिशु का रूप ले लेता है वो, तब उस टाइम पे जो अंडाणु की संख्या होती है, अंडाणुओं की संख्या जन्म के बाद में 4 लाख के करीब हो जाती है। अब वो यौवन अवस्था में पहुंचता है, तो यौवन अवस्था के बाद में इनकी संख्या 40,000 से 60,000 तक रह जाती है। और जो लड़की होती है, जब वो पहली बार उसको मासिक चक्र आता है, तो उस कंडीशन को मेनार्की कहते हैं, और उस समय पर जो अंडाणुओं की संख्या 450 से 550 तक 500 के करीब रह जाती है। देखो, दोबारा से देखें, सबसे पहले गर्भावस्था होती है, तो गर्भावस्था के 6वें माह में अंडाशय का निर्माण होता है, और जन्म लेने से पहले जो अंडाशय में जो अंडाणुओं की संख्या 1 से 2 मिलियन होती है। जन्म लेने के बाद में 4 लाख के करीब हो जाती है। यौवन अवस्था होती है तो 40,000 से 60,000 तक हो जाती है। और मासिक चक्र जब होता है, उस टाइम पे जो अंडाणुओं की जो संख्या रहती है 450 से 500 तक हो जाती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। देखो, ये जो सबसे बाहर अंडाशय होता है, ठीक है, ओवरी होती है, जिसमें बहुत सारे अंडाणु पाए जाते हैं। यानी जब पहली बार मासिक चक्र होता है तब 450 से 500 तक पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको परिपक्व बनाने का काम करता है FSH करता है। अब इस अंडाशय को लेकर के यहाँ पर पहुँचाना है, कहाँ पे, ओविडक्ट में पहुँचाना है। तो ये जो काम LH का काम रहता है, ठीक है। यहाँ पर फिब्री पाए जाते हैं, फिम्बरी, और ये जो ऊपर जो फूला हुआ भाग रहता है उसको पंडस कहते हैं, पंडस रहता है ना। और यहीं पे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। और इसमें 3 प्रकार की क्या होती है, जो मुख्य पिंड गर्भाशय होता है, यूट्रस, इसमें 3 प्रकार से लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली रहती है, मायोमेट्रियम सबसे बीच की परत होती है, और सबसे अंदर की परत होती है एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। जो मायोमेट्रियम रहती है, यहीं पे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, जन्म के समय इसको संकुचित करता है, यानी दर्द पीड़ा देने का जो काम होता है ऑक्सीटोसिन ही दिलवाता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं। और गर्भ अवस्था को बनाए रखने हेतु जो हार्मोन्स रहता है उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और इसके बाद में ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर, इसको सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स में ही क्या बोलते हैं, कैंसर, गर्भाशय का कैंसर होते हैं ना, उस सर्विक्स में ही हो जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में योनि होती है, और सबसे बाहर जो भाग रहता है मादा जननांग का, उसको बलवा कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ होती है। इसके बाद में देखो, अभी मैंने बताया था कि जो FSH रहता है जो अंडाणुओं को परिपक्व बनाता है, LH क्या करता है, इसके प्रभाव में अंडोत्सर्जन होता है, यानी ओविडक्ट में जो अंडाशय से जो अंडा होता है वो ओविडक्ट में पहुंच जाता है। यानी 14-15 दिन जो अंडा रहता है वो कहाँ पहुंच जाता है,
14वें दिन अंडाशय में पहुंच जाता है। अंडाशय से इसमें क्या कहाँ पहुंच जाता है, वो ओविडक्ट में पहुंच जाता है। वो 3 दिन के करीब रुकता है, 15, 16, 17 दिन तक। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करता है, वो इसका स्पर्म का इंतजार करता है वो। तो ये मतलब तीसरा वीक रहता है ऑलमोस्ट यहाँ पर, और पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे आगे जा करके। 48 से 72 घंटे तक इंतजार होता है यहाँ पे। देखो इसका बारे में देखा हुआ है कि इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि मादा जननांग होता है और एक मादा युग्मक होता है अंडाणु, और जो मादा युग्मक कौन सा होता है, अंडाणु होता है, और जो नर का युग्मक होता है स्पर्म होता है। ये दोनों मैच करते हैं। ठीक है, तो किसका निर्माण होता है, निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसको युग्मनज भी कहते हैं। ठीक है, युग्मनज कहते हैं। ये एक कोश की संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है कई प्रकार से। फिर उसके बाद में जब 32वां जो समकोष्ठी विभाजन होता है, सेल डिवीजन, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, ये मरूला कहते हैं। मरूला के बाद में ब्लास्टूला बनता है, फिर गैस्टूला बनता है, उसके बाद में अंगों का निर्माण होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, मादा जो युग्मक होता है, नर युग्मक निषेचन के उपरांत मिलते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, वही एक कोश की संरचना बनाते हैं। फिर उसके बाद समसूत्री विभाजन होता है ना, मायोटिक डिवीजन कहते हैं इसको। ठीक है, उसके पश्चात में जब 32 बार सेल डिवीजन होता है, इसको मोरूला कहते हैं। ठीक है, 64 बार होता है ब्लास्टूला कहते हैं, फिर गैस्टूला बनता है, फिर अंगों का निर्माण करते हैं। जो अंगों का जो निर्माण करने की प्रोसेस है, तो ऑर्गेनोजेनोसिस, इसको गैस्टूला कहते हैं। ठीक है, ऐसे अपन देखते हैं ना, जब अपना क्या बोलते हैं, मुझे दिख रहा है इसमें, ऑर्गेनोजेनोसिस यानी भ्रूण विकास के दौरान गैस्टूला अवस्था के पश्चात शरीर के अंगों के निर्माण की प्रक्रिया होती है, ऑर्गेनोजेनोसिस कहते हैं इसको। यानी भ्रूण के विकास के दौरान गैस्टूला अवस्था के पश्चात शरीर के अंगों के निर्माण की प्रक्रिया एक चौथे हफ्ता से निर्माण होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले दिल का निर्माण होता है, इसमें हार्ट का डेवलपमेंट होता है। जो निषेचन के पश्चात अभी अपन ने देखा था कि सबसे पहले जाइगोट बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मनज जब मिलते हैं तो किसका, जाइगोट का निर्माण करता है युग्मनज। उसके पश्चात 10 सप्ताह तक भ्रूण कहते हैं उसको। 10 सप्ताह से जन्म तक जो बात होती है, 10 सप्ताह से जन्म तक जो बात होती है उसको फीटस कहते हैं, उसको भी हिंदी में भ्रूण ही कहते हैं। उसके बाद में नवजात शिशु होते हैं, इसको न्यू नेट कहते हैं इसको। 0 से 6 माह तक और 6 से 12 माह तक उसको इन्फेंट शिशु कहते हैं। जब वो चलना शुरू कर देता है तो उसको टोडलर कहते हैं। फिर बच्चा हो जाता है, उसके बाद में फिर वो टीनेज वगैरह शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी 13 से 19 साल तक, 13 to 19, 13 में भी लास्ट में टीन आ रहा है, 19 में भी टीन आ रहा है, इसलिए इसको टीनेज कहते हैं। ठीक है, तो टीनेज 13 से 19 साल की उम्र को टीनेज कहते हैं। देखो दोबारा देखें, निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद में 10 सप्ताह उसको भ्रूण कहते हैं। 10 सप्ताह के बाद से जन्म तक जो अवस्था उसको क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। और फीटस के बाद में जो जन्म हो जाता है उसको नवजात कहते हैं। 6 माह तक, 6 माह से 12 माह तक उसको शिशु कहते हैं। और शिशु के बाद में जो चलना शुरू कर देता बच्चा, शिशु चलना शुरू कर देता, उसको क्या कहते हैं अपन, टोडलर कहते हैं। और टोडलर के पश्चात में चाइल्ड होता है। ठीक है, और उसके बाद में जब 13 से 19 साल तक उम्र को उसको टीनेज कहते हैं, फिर वयस्क हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में देखा था कि हार्मोन को यानी गर्भावस्था को बनाए रखने में जो भूमिका रहती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रहती है। ठीक है, जाइगोट यहाँ पर देखा HCG ए मॉडल। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यानी जो मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। ठीक है, ये HCG होता है मूत्र मार्ग। जैसे इसको टेस्ट करना है ना, मतलब गर्भ निर्धारण हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये 72 करके जो टेबल वो आती है टिप, तो उस पर मूत्र की बूंदें गिराई जाती हैं। यदि वो पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल्स आ जाता है, लाइन बन के आती, तो HCG के माध्यम से इसका निर्माण होता है। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यानी यूरिन और मूत्र मार्ग से मूत्र से बाहर निकलना। यहाँ जो प्लेसेंटा के बारे में बात करते हैं, या जाइगोट के मध्य बॉन्डिंग होने वाली होती है। प्लेसेंटा और जाइगोट के मध्य
प्लेसेंटा ये जो अपनी जो परत पाए जाते हैं, 3 परत हो रही है वहां के बारे में। और निषेचन के पश्चात में अपन ने देखा कि जायगोट जब बन जाता है तो उसके बाद भ्रूण बनता है, ठीक है। तो जो भ्रूण होता है वो कहाँ पर आता है, अपनी ये जो परतों पर आ जाता है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो जो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा और जायगोट के मध्य जो बॉन्डिंग होने वाली होती है, तो वहाँ पे मादा और शिशु के मध्य अंतर जुड़ाव को दर्शाता है। अपरा क्या होता है, मादा और शिशु, यानी जो उसको भोजन देने का काम होता है प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन दिया जाता है शिशु को। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली होती है, यहाँ पे अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली होती है, ये 3 टाइप की होती है। एक तो सी कोरियन कहते हैं इसको, कोरियन, और एलेंटॉइस और एमिनियन, ये 4 टाइप की होती हैं। एक तो एक और भी छूट रही है, ठीक है। कोरियन का काम रहता है पोषक तत्व प्रदान करना ग्लूकोज ऑक्सीजन के फॉर्म में, ठीक है। और एलेंटॉइस का मतलब श्वसन और उत्सर्जन का काम करता है, यूरिया CO2 को बाहर निकालना होता है, ठीक है। और एमिनियन का काम रहता है आघात को झेलना, एक शॉक से कम का एक शॉकर की तरह काम करता है एमिनियन, है ना। देखो ये क्या होती है, एक टाइप से एक ऐसी परत होती है, ये एक झिल्ली होती है जो क्या बात कर रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली, ये भी झिल्ली होती है जो भ्रूण को चारों ओर मौजूद होती है। और मतलब भ्रूण के ये एक टाइप की झिल्ली होती है जो चारों ओर से मौजूद होती है, ठीक है। ऐसे एमिनियन हो जाती है, ठीक है। और एमिनियन के बारे में कोरियन हो जाती है, और एलेंटा से चारों ओर से झिल्ली होती है जो कि भ्रूण को की चारों मौजूद होती है, उसको कई प्रकार से मदद करती है। जैसे कि बात करें इसकी एमिनियन क्या करती है, आघात को झेलने से रोकती है, ठीक है। एलेंटॉइस शोषण उत्सर्जन का काम करती है, और कोरियन का पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर सर्विक्स के बारे में देखा ही था, ये ट्यूबेक्टोमी के माध्यम से मादा नसबंदी कर दी जाती है, ठीक है, इसको कट कर दिया जाता है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वगैरह होता है, ठीक है। तो गर्भावस्था का कैंसर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, HPV मतलब HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये गर्भावस्था का कैंसर होता है, सिफिलिस जीवाणुओं की वजह से होता है इसको। सबसे अधिक ग्रसित इसमें पुरुष होते हैं। अगला बात करते हैं अपन एस्थीमस। देखो जो ओविडक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब होते हैं, इसके में 3 भाग रहते हैं, एक एस्थीमस होता है, और इनफंडिबुलस, एस्थीमस और एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। देखो जो फूला वो भाग रहता है, ठीक है, और तो वहाँ पे ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट में 3 भाग होते हैं, एस्थीमस, इम्फीड्यूबुलम और एम्पुला। एम्पुला में निषेचन होता है, नीचे ये पिमरी वगैरह होती है ये सब, ठीक है। और इसका जो ओविडक्ट होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसके 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन लिखने 2 नंबर आता है, तो ओविडक्ट क्या है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है, इसकी लंबी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। इसमें 3 भाग होते हैं, इम्फीड्यूबुलम और एम्पुला और एस्थीमस। जो एम्पुला होता है इसमें ही निषेचन संपन्न होता है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, ऐसी गर्भावस्था जिसमें युग्मनज गर्भावस्था की दीवार के बजाय एम्पुला या फैलोपियन नलिका की दीवार पर जाकर चिपक जाता है और वहीं पर चिपका रहता है वो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, ऐसी गर्भावस्था जिसमें जो जायगोट रहता है गर्भावस्था की दीवार पर चिपकना होता है, यानी जो 3 परत होती है, कौन सी, पेरीमाइट्रोमियम में मायोमेट्रियम और एंडोमायोमेट्रियम, वहां पे चिपकना, इसकी वजह से पेका पे एम्पुला पे चिपका रह जाता है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसी गर्भावस्था जिसमें युग्मनज गर्भावस्था की दीवार पर चिपकने के बजाय एम्पुला पे या फैलोपियन नलिका पे चिपक के रह जाता है, ठीक है। देखो इसको ऊपर वाला भाग फंडस कह रहे होते हैं, ये मेन बॉडी होती है गर्भावस्था की, नीचे सर्विक्स होता है, ठीक है। ये जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के बारे में बात करें, नाशपाती का आकार का होता है, 40 ग्राम इसका वजन होता है, 3 भाग से मिलकर बना होता है, ठीक है। फंडस होता है, फूला हुआ भाग, बॉडी या पिंड कहते हैं उसको, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 टाइप की बॉडी में 3 टाइप की परतें पाई जाती हैं। पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी, मायोमेट्रियम अंदर वाली, और एंडोमेट्रियम होती है सबसे अंदर की परत होती है। और गर्भाशय में ग्रीवा होता है, ग्रीवा में ह्यूमन पेपिलोमा विषाणु वायरस पाया जाता है, ठीक है। इसको अपन गर्भावस्था का कैंसर कहते हैं, और इसको बाहर निकाल दिया जाता है शल्य चिकित्सा के माध्यम से। तो महिला जनन तंत्र के गर्भाशय ग्रीवा पर ही जो वायरस उस पर आक्रमण करता है, जिसकी वजह से गर्भावस्था का कैंसर होता है। गर्भावस्था कैंसर क्या होता है, यानी जो सर्विक्स में होने वाला जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होने वाला जो
जनतंत्र के गर्भाशय पर जो आक्रमण होता है उसको क्या कहते हैं, अपन गर्भाशय का कैंसर कहते हैं। इसको शल्य चिकित्सा के माध्यम से यानी हिस्टेरोक्टोमी के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो क्या बोलते हैं, जो गर्भावस्था में जो कैंसर हो जाता है ना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, तो उसको बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है हिस्टेरोक्टोमी के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी इसमें 18% जीवन का दर्द होता है जब गर्भावस्था में जब बच्चा बाहर निकलता है, तो 38 से 40 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। एंडोमेट्रियम के बारे में, परत के बारे में पढ़ते हैं 3 परत देख रहे हैं ना अपन, एंडोमायो और पेरोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के बारे में बात करें तो इस परत पर युग्मनज जाकर के जुड़ता है। जो एंडो सबसे भीतर की परत होती है। जब अभी तो बोला जो ये जो प्रॉब्लम है ना, क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो जायगोट होता है वो एम्पुला पे जाकर चिपक के रह जाता है, ना कि वो कहाँ पे आता है, वो एंडोमेट्रियम परत पर आए। तो एंडोमेट्रियम परत पर नहीं आता है, वो एम्पुला पे चिपक के रहता है जहाँ पर अपन कहाँ पर निषेचन संपन्न होता है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एंडोमेट्रियम के बारे में बात करें तो इस परत पर युग्मनज जाकर जुड़ता है और सबसे मोटी परत होती है गर्भाशय में। और महामारी के समय पे ये ही परत जुड़ती है जब एमसी होती है। एमसी में अपन देखेंगे बाद में कि क्या रहता है, जब 14th डे होता है, 14th डे से 17 डे तक वो वेट करता है, किसका, अंडा होता है, ओवम होता है, वो स्पर्म का वेट करता है। यदि नहीं मिलता है तो उसको झड़ने की प्रोसेस 28वें दिन से वो बाहर निकलने लगती है। तो सबसे मोटी परत होती है। बेबी ब्रीच में क्या होता है, गर्भ में बच्चे का उलट जाना ही बेबी ब्रीच कहलाता है। योनि के बारे में बात करें, योनि की दीवार के चारों ओर 2 सहायक ग्रंथियां मौजूद होती है। अपन ने देखा था बर्थोलिन ग्रंथि और स्किन्स ग्रंथि। ये जो ग्रंथि स्नेहक का काम करती है। जैसे कि अपन ने नर में देखा था, नर में जो बल्बो यूरिथ्रल होता है या फिर अपन को काउपर्स ग्रंथियां कह रहे हैं, वो क्या करती है, जो मूत्र मार्ग में अम्लीय रहता है भाई, यूरिया रहता है, ठीक है, उसको उदासीन बनाने का काम बल्बो यूरिथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड करते हैं। ठीक है, एक स्नेहक का निर्माण, उसको सीकम भी कहते हैं, सीकम, ठीक है, प्रीकम भी कहते हैं, सॉरी सीकम नहीं प्रीकम कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखो दो योनि के बारे में बात करें, योनि की दीवार के चारों ओर 2 सहायक ग्रंथियां मौजूद होती हैं, बर्थोलिन ग्रंथि और स्किन्स ग्रंथि। ये स्नेहक पदार्थ का स्त्रावण करती हैं और इसे जन्म देने वाली जो योनि होती है, इसको जन्म देने वाली नलिका भी कहती हैं। ठीक है, योनि का जो पीएच अम्लीय होता है और इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु मौजूद होते हैं। कौन से लैक्टोबैसिलस जीवाणु मौजूद होते हैं, देखो दोबारा से देखें इन कुछ चीजों के बारे में, थोड़ा सा और इसको आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखा अपन ने, बाह्य जननांग के बारे में बात करें तो बाह्य जननांग वैसे तो क्या होता है, बलवा रहता है ना, और इसमें भी मॉन्स पीबिस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोटा, ठीक है, और क्या माइनोरा और क्लाइटोरिस, ये मादा जननांग में सबसे संवेदनशील होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस सबसे संवेदनशील क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स पीबिस और क्लाइटोरिस होता है सबसे संवेदनशील होता है। ठीक है, देखो गर्भावस्था जो काल होता है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड कह रहे हैं उसको। तो गर्भावस्था के शुरू होने से बच्चे के जन्म तक का जो काल होता है उसको गर्भावस्था काल कहते हैं। ऑलमोस्ट ऐसे 9 महीना बोलते हैं। तो 9 महीना 9 चौक 36, यानी 36 से 40 हफ्ते का जो सप्ताह, 36 से 40 सप्ताह का जो टाइम पीरियड होता है उसको गर्भावस्था काल कहते हैं। ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो इस टाइम पीरियड को बना के रखता है। ठीक है, गर्भावस्था को बना के रखने में सबसे बड़ी भूमिका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रहती है। पार्चुरेशन के बारे में बात करें तो प्रसव क्रिया होती है, इन बच्चों को जन्म देने की जो क्रिया रहती है उसको पार्चुरेशन कहते हैं। देखो अभी जो पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपन ने कहाँ से देखा इन चीज़ों के बारे में, सबसे पहले अपन ने देखा था मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मादा जनन तंत्र, एक मिनट, मादा जनन तंत्र में बाह्य जननांग होता है, इसको बल्बा कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग होता है, इसको अंडाशय कहते हैं। सहायक जननांग में बात करें ओविडक्ट होता है, गर्भाशय होता है, सर्विक्स होता है और योनि होता है। ठीक है, सहायक ग्रंथियां बर्थोलिन और स्किन्स होती हैं। ठीक है, एक टाइप से ये स्नेक का निर्माण करने में काम करती हैं योनि में, है ना, सहायक बर्थोलिन और स्किन्स। तो अपन ने जननांग के बारे में देखा था कि अंडाशय होता है, सॉरी हाँ अंडाशय होता है। गर्भावस्था के 6वें माह में अंडाशय का निर्माण होता है और जन्म के समय में अंडाशय में 1 से 2 मिलियन अंडाणु मौजूद होते हैं। और जन्म के बाद में इनकी संख्या 4 लाख के करीब हो जाती है और जब यौवनावस्था होती है तब 40 से
60,000 के करीब आती है। और मासिक चक्र की पहली शुरू बाद में जो मासिक चक्र होता है, क्या होगा बच्चे? यहाँ पे अपन देख रहे थे ये चीज़ों के बारे में। देखो, जो गर्भावस्था के 6वें माह में अंडाशय का निर्माण होता है और जन्म से पहले अंडाशय में 1 से 2 मिलियन अंडाणु होते हैं। यौवन अवस्था आती है, तो जन्म लेने के बाद में 4 लाख हो जाते हैं और जब यौवन अवस्था होती है तब 40 से 60,000 होते हैं। जब पहली बार जो मंथ साइकिल आता है, मासिक चक्र आता है, इसको मेनार्की कहते हैं। उस दौरान से 450 से 500 तक अंडाणु की संख्या रह जाती है। इसका डायग्राम देखा तो ऊपर जो फुला हुआ भाग रहता है उसको फंडस कह रहते हैं, आगे और देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, ये गर्भावस्था का भाग रहता है। ठीक है, मुख्य पिंड होता है, इसमें 3 टाइप की परतें पाई जाती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम रहती है वो जन्म के समय संकुचित करती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन को अपन बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, दुग्ध हार्मोन, इसके कई नाम है, अपन ने इसमें ग्रंथियों में पढ़ा हुआ है। जो अंडाशय होता है, अंडाशय को परिपक्व बनाने का काम FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है और इसको अंडे को लेकर के फिम्बरी से होते हुए कहाँ पे ओविडक्ट में पहुंचाने का काम LH करता है, लुटेनिन हार्मोन करता है। ठीक है, अंडो उत्सर्जन का काम जो करता है। अब आगे देखते हैं, इसमें जो सर्विक्स पाया जाता है यहाँ पर और इसके नीचे योनि पाई जाती है, सबसे बाहरी भाग, इसको क्या कहते हैं अपन? वल्वा कहते हैं। ठीक है, योनि में यदि HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसकी वजह से जो संक्रमण हो जाता है उसको अपन इसकी कैंसर कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय का कैंसर कहते हैं। इसको हिस्टेरोक्टोमी प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगला बात करते हैं, अभी FS के बारे में देख लिया, इसको परिपक्व बनाने का काम करता है। LH मतलब अंडो उत्सर्जन का काम करता है। 14वें दिन इसको पहुंचा देता है अंडाशय में और 3 दिन तक इंतजार करता है, 48 घंटे तक। ठीक है, यहाँ पर अपन ने देखा जो कि एक अंडाणु रहता है, मादा युग्मक और नर युग्मक स्पर्म रहता है, जब दोनों मिल जाते हैं निषेचन के पश्चात में, यानी 14वां दिन होता है, 14 दिन से 3 दिन तक 17 दिन तक मान सकते हैं अपन। ठीक है, इस 3 दिन तक अंडाणु वेट करता है स्पर्म का। जब स्पर्म मिल जाता है तो निषेचन हो कहते हैं उसको, तो वहाँ पे युग्मनज बन जाता है। फिर एक समसूत्री विभाजन, कोश का विभाजन होता है, मायोटिक डिवीजन होता है। जब 32 डिवीजन होते हैं उसको मोरुला कहते हैं। फिर ब्लास्टुला अवस्था होती है, गैस्टुला होती है, फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनोसिस कहते हैं, गैस्टुला के जो बाद में होती है। यानी ऑर्गेनोजेनोसिस के बारे में 2 नंबर पूछ लिया तो क्या होता है? भ्रूण अवस्था रहती है, उसको विकास होता है, तो विकास के दौरान भ्रूण का विकास होता है, उसकी विकास करने गैस्टुला अवस्था आती है। गैस्टुला के बाद में और भी प्रोसेस होती है, फिर शरीर के अंगों का जो निर्माण की प्रक्रिया होने लगती है। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना, जो 4थे हफ्ते से निर्माण शुरू होने लगता है, उसको ऑर्गेनोजेनोसिस कहते हैं। ठीक है, यानी भ्रूण अवस्था के बाद में गैस्टुला अवस्था आती है। गैस्टुला अवस्था के बाद में जो शरीर के अंगों के निर्माण की प्रक्रिया होती है ऑर्गेनोजेनोसिस कहते हैं। ठीक है, 4थे हफ्ता शुरू होती है, सबसे पहले दिल का निर्माण, हार्ट का निर्माण होता है। यहाँ पे दोबारा से देखा हुआ है जो निषेचन हो जाता है, यानी एक मादा युग्मक रहता है और एक नर युग्मक, जब दोनों मैच खाते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। फिर 10वें सप्ताह तक उसको भ्रूण कहते हैं। 10वें सप्ताह के बाद में और जन्म लेने से पहले तक उसको फीटस कहते हैं। जो जन्म हो जाता है उसको नवजात शिशु कहते हैं। 0 से 6 माह तक, 6 से 12 तक इन्फेंट कहते हैं, शिशु कहते हैं। और 12 सप्ताह के बाद में चलना शुरू करते हैं, उसको टोडलर कहते हैं। उसके बाद में चाइल्ड होता है, टीनेज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में और भी बाद में देखेंगे कि गर्भावस्था को बनाए रखने की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है, एक HCG के बारे में सुनते हैं अपन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये क्या रहता है? गर्भाधारण को सुनिश्चित करने का ये काम रहता है इसका। ठीक है, प्लेसेंटा और जाइगोट के मध्य बॉन्डिंग होने वाली होती है। एक टाइप से मतलब एक बाहरी झिल्ली होती है
जो कि बाहरी झिल्ली होती है, क्या बोलते हैं, अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली को क्या कहते हैं, ये बाहरी झिल्ली, ये वो झिल्ली है जो भ्रूण के चारों ओर मौजूद होती है। इसमें 3 प्रकार की, मतलब इसके 3 प्रकार होते हैं झिल्ली के, कोरियन और एलेंटॉइस और एमिनियन। एमिनियन होती है आघात को झेलने का काम करती है, एलेंटॉइस मतलब शोषण उत्सर्जन वगैरह O2 CO2 है ना, और इसका काम करती है CO2 का, और जो कोरियन होते हैं पोषक तत्व वगैरह पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखा था अपन ने कि जो नर में मादा नसबंदी, इसको ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। ठीक है, और जो सर्वक्स होता है, सर्विक्स में जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, गर्भाशय का कैंसर भी कहते हैं इसको, बाहर निकालने के लिए हेक्टरोटोमी कहते हैं इसको ना। अब जो क्या रहते हैं, ओविडक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसकी 3 भाग रहते हैं, एस्थीमस, इम्फीड्यूबुलम और एम्पुला। ठीक है, एम्पुला में निषेचन होता है, देखो इसके बारे में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इम्फीब्यूलम होता है, इन्फेंडिबुलम और एम्पुला और एस्थीमस। ठीक है, एक प्रोसेस, एक चीज होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जो गर्भावस्था होती है, जो युग्मनज होता है, युग्मनज क्या होता है, एम्पुला में ही चिपक के रह जाता है। वो जो परत होती है, गर्भाशय की परत होती है, वहां पर जाके नहीं चिपकता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, अब गर्भाशय के बारे में बात करें, गर्भाशय के भी 3 भाग होते हैं, नाशपाती का आकार का होता है, 40 ग्राम वजन होता है, 3 भाग में। फंडस जो फूला हुआ भाग फंडस कहते हैं, बॉडी होती है और सर्विक्स होता है। ठीक है, बॉडी में 3 टाइप की परत पाई जाती है, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि जन्म के समय जो बच्चे का जन्म होता है उसको दर्द देने के लिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निर्माण जिम्मेदार होता है, और गर्भावस्था को बनाए रखने हेतु प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो गर्भाशय ग्रीवा होता है ना, जो इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, जो कि महिला जनन तंत्र की गर्भाशय ग्रीवा पर आक्रमण करता है, जिसकी वजह से गर्भाशय कैंसर होता है। इसको हिस्टेरेक्टोमी के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक एंडोमेट्रियम परत के बारे में देखा अपन ने। एंडोमेट्रियम ये सबसे भीतर की परत होती है, जहाँ पर युग्मनज आकर के जुड़ता है। ठीक है, सबसे मोटी परत होती है, महामारी के समय ही सबसे ये जड़ती है। ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह इसी के झड़ने से होती है। बेबी ब्रीच मतलब गर्भ में बच्चे का उलट जाना, बोलते हैं इसका पहले पैर बाहर निकलते हैं, उसके बाद सिर बाहर निकलता है, उल्टा बच्चा, ये भी बेबी ब्रीच कहते हैं इसको। योनि में क्या, योनि की दीवार जो रहती है, योनि की दीवार के चारों ओर 2 सहायक ग्रंथियां मौजूद होती हैं, बर्थोलिन ग्रंथि और स्किन्स ग्रंथि। इन ग्रंथियों का काम रहता है स्नेह पदार्थ का स्त्रावण करना होता है। ठीक है, जन्म देने वाली नलिका भी कहते हैं इसको। योनि का पीएच क्या आता है, अम्लीय होता है, तो इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। बाह्य जननांग अपन ने बलवा देखा था, इसके भी भाग होते हैं, जैसे मॉन्स फीबिस, लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा। ठीक है, और क्लाइटोरिस, जो क्लाइटोरिस होती है सबसे संवेदनशील भाग रहता है। गर्भावस्था काल देखो, जो गर्भावस्था में जायगोट से लगाकर बच्चे के जन्म का जो समय होता है गर्भावस्था में बनाए रखने हेतु, तो उसको गर्भावस्था काल रहता है, 36 से 40 हफ्ते का रहता है। इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है। पार्चुरेशन में प्रसव क्रिया रहती है, बच्चे को जन्म देने की क्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, अगला अपन इंपॉर्टेंट देखते हैं, निषेचन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो निषेचन के बारे में अपन 1 मिनट, तो निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन के बारे में बात करें तो निषेचन की क्रिया मादा के शरीर की भीतर ही होती है, यानी फैलोपियन नलिका में होती है। मुख्यतः बात करें एम्पुला में, अपन देखा 3 भाग होते हैं, एम्पुला, एम्फीडिबुलम। ठीक है, एम्फीडिबुलम, एम्पुला और एक और कौन सा था इसका, स्थीमस। ठीक है, एम्फीडिबुलम, एम्पुला और स्थीमस। जो निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के भीतर ही होती है, मुख्यतः कहाँ पे होती है, एम्पुला यानी फैलोपियन ट्यूब होती है। निषेचन 2 प्रकार से होता है, एक तो बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन। जो मछली उभयचर वगैरह होते हैं इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, लेकिन सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। स्तनधारियों में निषेचन के बारे में बात करें तो इन विवो निषेचन और इन विट्रो निषेचन। इन विवो निषेचन नेचुरल प्रोसेस होता है, सीधा सा जाइगोट और इनको मिलाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। इन विट्रो मतलब जो आईवी जो रहती है ना प्रोसेस है ना, उसके माध्यम से होता है। इन विट्रो निषेचन प्रयोगशाला के माध्यम से होता है। तो अब मैं बात करता हूँ अंडाणुओं की संरचना के बारे में। जो ओवम की जो संरचना होती है ना, ओवम की संरचना में सबसे ऐसे बाहर वाला रहता है, उसको अपन जो ये वाला जो भाग है इसको CR कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, कोरोना रेडिएटा के भीतर एक जो परत होती है, मैंने पिंक कलर से बनाया हुआ है, इसको जोना पेलेसुडा कहते हैं। ठीक है, पेलेसुडा।
जो सबसे बाहर वाली कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर जोना पैलिसुडा कहते हैं। फिर इसके भीतर में क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है ऐसे जो द्रवित भाग, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। देखो अंडाणु में कितने 23 गुणसूत्र, मादा और स्पर्म में 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, तभी दोनों जो मिलते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो लैंगिक अपन ने देखा, लैंगिक और अलैंगिक टाइप का दो प्रजनन होता है ना। लैंगिक प्रजनन में जब युग्मक का संयुग्मन होता है तो उसको लैंगिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। 2 टाइप से होता है, नर और मादा में होता है। अलैंगिक में 3 टाइप से होता है, जिसमें किसी टाइप का युग्मनज ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं इसके बारे में किसके अंडाणुओं की संरचना के बारे में। अंडाणु की संरचना के बारे में बात करें तो इसमें कोरोना रेडिएटा सबसे बाहरी वाला भाग होता है। फिर इसके नीचे जो जोना पैलिसुडा होता है, फिर उसके नीचे उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें केंद्रक भी होता है। 23 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे ही शुक्राणु की संरचना के बारे में बात करें तो ये जो ऊपर वाला सबसे भाग रहता है इसको एक्रोसोम कहते हैं। तो इसका निर्माण गोल्जी कॉय से होता है। इसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ऐसा ये संरचना पाई जाती है यहाँ पे। ये वाला जो क्षेत्र होता है उसको नेक क्षेत्र, ग्रीवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है उसको मध्य भाग कहते हैं, मध्य भाग। और इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, और आगे जाकर के पुच्छ का निर्माण करता है, ठीक है, पुच्छ का निर्माण करता है। देखो एक्रोसोम होता है, इसका निर्माण गोल्जी कॉय से होता है। इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सुरक्षा परत पाई जाती है, ठीक है, सुरक्षा परत पाई जाती है। दोबारा से देखें इसके बारे में। एक्रोसोम सबसे ऊपर वाला जो भाग टिप पर पाया जाता है, ऊपर एक केंद्रक होता है इसके बीच में, तो इसके बीच में ग्रीवा क्षेत्र होता है, और मध्य भाग होता है। मध्य भाग बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है, लास्ट में पुच्छ होती है। और इसके बारे में अंडाणु के बारे में देखा, सबसे बाहर वाला जो भाग रहता है कोरोना रेडिएटा, सूरज नहीं होता है उसमें कोरोना पाया जाता है, ठीक है, सबसे बाहर वाले भाग को कोरोना कहते हैं। तो इसकी बाहर वाली जो भाग को अंडाणु की कोरोना रेडिएटा कहते हैं। फिर इसके बीच में जोना पैलिसुडा होता है, और फिर इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो और 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुक्राणु की संरचना में बात करें, स्पर्म की संरचना के बारे में, तो सबसे ऊपर एक्रोसोम होता है और उसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसे ग्रीवा क्षेत्र कहते हैं। फिर ग्रीवा क्षेत्र के बाद में जो भाग होता है बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है, मध्य क्षेत्र होता है, सबसे लास्ट में पुच्छ होती है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा कि शुक्राणु यानी स्पर्म और वीर सीमन जब दोनों मिलते हैं, यानी 2 से 3 यदि सीमन होता है तो 2 से 3 सीमन में 2 से 3 ml सीमन में 2 से 3 करोड़ स्पर्म पाए जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 जो मिली सीमन होता है, सीमन मतलब लिक्विड वाला पूरा जो लिक्विड या पर उसमें जो भी पाया जाता है तो उसको सीमन कह रहे थे। उसमें सीमन में ही स्पर्म पाए जाते हैं। स्पर्म 2 से 3 करोड़ सीमन स्पर्म होते हैं कि उसमें 2 से 3 ml में, ठीक है। ऐसे अपन ने देखा कि 14वें दिन से जो अंडाणु होता है, अंडो उत्सर्ग LH के माध्यम से, ल्यूटिनाइज हार्मोन के माध्यम से अंडो उत्सर्ग कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के स्पेशली कौन सा भाग जो है एम्पुला, वहाँ पर वो इंतजार करता है कौन, अंडाणु के अंडाणु 14 से 17 दिन तक, यानी 48 घंटे तक, 14 दिनों के बाद में कि स्पर्म आए। स्पर्म का स्पेशली जो शुक्राणु आए, ठीक है। तो जैसे ही जो शुक्राणु जाता है तो वहाँ पर सबसे भारी भाग पर अटैक करता है। इसके पक्षांत देखो ऐसे बहुत सारे शुक्राणु पहुंच जाते हैं, ठीक है, चारों ओर। क्या अंडाणु के चारों ओर बहुत सारे शुक्राणु पहुंच जाते हैं। फिर उसके पश्चात में एक शुक्राणु होता है। इस जो कोरोना रेडिएटा आपने देखा ना, इसकी जो अभी अंडाणु की संरचना पढ़ रहे थे, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा होता है, फिर जोना पैलिसुडा होता है, फिर उसमें साइटोप्लाज्मा होता है, फिर उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फिर केंद्रक होता है। तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा उसकी परत को तोड़ता है, वो कब परत को तोड़ता है ना, तो केवल एक अंडाणु भी अंदर चला जाता है उसमें, ठीक है। तो अंदर जाने के पश्चात में अब वहाँ पर एक ही केंद्रक था वहाँ पे, अब वो ये इसके पश्चात में अंदर चला जाता है, और जो कोरोना रेडिएटा वो अपना कवर हो जाता है, उस परत को कवर कर लेता है उसको, ठीक है। और बहुत सारे जो अंडाणु स्पर्म होते हैं बाहर ही रह जाते हैं। फिर उसके पश्चात में जो एक केंद्रक से वो 2 केंद्रक बन जाते हैं इसमें, ठीक है। एक केंद्र से दोनों केंद्रक बनने के पश्चात फिर वो युग्मनज बन जाता है, जायगोट का निर्माण कर लेता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शुक्राणु के डिस्चार्ज के पश्चात उसे रास्ता अंडाणु के स्त्रावित किए गए रसायन के माध्यम से उपलब्ध कराया था। जो जैसे शुक्राणु डिस्चार्ज कर दिया गया, शुक्राणु डिस्चार्ज के पश्चात जो रास्ता अंडाणु के द्वारा स्त्रावित किए गए रसायन के माध्यम से उपलब्ध कराया था। एक बार में
2 से 3 ml 3 से 5 ml वीर्य का डिस्चार्ज होता है और उसमें कम से कम 20 से 30 मिलियन शुक्राणु होते हैं। ठीक है, वीर्य के अंतर्गत वीर्य किस से मिलकर बना होता है, वीर्य के बारे में बात करें, वीर्य का जो क्या क्या होता है, शुक्राणु होता है, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। ठीक है, मुख्यतः वीर्य में क्या होता है, शुक्राणु होता है, अपन शुक्राणु के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेकिन उसमें गतिशीलता प्रदान करने के लिए अपन ने देखा था कि अम्लीय पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन, खनिज लवण ये सब होते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ शुक्राणु गणना, यानी संख्या में कम है तो जिन व्यक्तियों में ओलिगोस्पर्मिया की समस्या है तो निषेचन नहीं कर पाएंगे वो। शुक्राणु गणना शून्य हो इसको एजियोस्पर्मिया में कहते हैं। कंडीशंस होती हैं, देखो जिनमें शुक्राणु की संख्या कम होती है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। जिन व्यक्तियों में ओलिगोस्पर्मिया यानी शुक्राणु की संख्या कम है उनको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, यानी वो निषेचन कर ही नहीं पाते, यानी कम से कम 2 से 3 ml 3 या 2 से 5 ml बोल सकता हूँ मैं स्पर्म होना चाहिए। ठीक है, वीर्य का निर्माण होना चाहिए, तभी वो क्या बोलते हैं, जो वीर्य होता है यानी उसका जो स्पर्म होता है वो अंडाणु तक पहुंच पाता है, गतिशीलता जब होती है तो। यदि नहीं है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। शुक्राणु की गणना शून्य होती है, इसमें शुक्राणु यानी स्पर्म तो है, वीर्य तो बन रहा है, लेकिन क्या है सीमन तो बन रहा है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है। ठीक है, तो उसको एजियोस्पर्मिया कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु के कोरोना, अब मैं प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो शुक्राणु होता है अंडाणु के पास पहुंच जाता है, उसके कोरोना रेडिएटा और जोना पैलेसिडा, कोरोना रेडिया को गला देता है, फिर जोना पैलेसिडा को भी गलाकर तोड़ देता है और उसका केंद्रक होता है अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है, कोशिका द्रव्य में, है ना, जो प्लाज्मा में एंटर कर जाता है। तो इस माध्यम से जो प्रक्रिया होती है जो शुक्राणु की सहायता से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता है। ये जो प्रोसेस होती है शुक्राणु की सहायता करने में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कर रहा होता है। तो अंडाणु के भीतर नर व मादा केंद्रक का संयुग्मन होता है और इसी को बोल सकते हैं कि निषेचन संपन्न होता है। देखो दोबारा देखें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से जो शुक्राणु होता है अंडाणु के पास पहुंचकर कोरोना रेडिएटा और जोना पैलेसिडा की जो परत होती है उसको गला करके तोड़ देता है और जो अंडाणु के चारों ओर कौन सी परत होती है, कोरोना रेडिएटा, फिर उसके बाद में अपन ने देखा था जोना पैलेसिडा। ठीक है, उसके बाद में जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, उसमें प्रवेश कर जाता है, वहां पर अपन ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया और एक केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक में प्रवेश कर जाता है, कौन सी प्रोसेस के माध्यम से, शुक्राणु की सहायता से। कौन सी प्रोसेस होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से। ठीक है, अब अंडाणु के भीतर नर और मादा युग्मक जो केंद्रक का युग्मन संयुग्मन हो जाता है। एक नर का भी भाई जो स्पर्म रहता है, शुक्राणु रहता है, उसका भी केंद्रक होता है और मादा में जो अंडाणु उसका भी केंद्रक, दोनों जो केंद्रक होता है आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, उसी भ्रूण का निर्माण करते हैं, उसी को निषेचन संपन्न हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, अतः युग्मनज का निर्माण होगा जो कि एक जीव को बनाता है। देखो मादा में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करिए, क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, तो अपन इस वाले प्रोसेस को पूरा बता देंगे। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद युग्मनज बन जाता है। ये जब युग्मनज में 2 सेल, पहले तो 1 सेल का डिवीजन होता है, फिर 2 सेल का डिवीजन होता है, फिर 32 सेल का डिवीजन होता है, इसको मोरुला कहते हैं। 32 के बाद 256 सेल का डिवीजन होता है, उसको ब्लास्टूला कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टूला के बाद में फिर और भी ऐसे डिवीजन होता जाता है, सेल डिवीजन होता जाता है, फिर ग्लास्टूला कहते हैं, गैस्टूला कहते हैं। देखो सबसे पहले निषेचन होता है, फिर युग्मनज सिंगल सेल का डिवीजन, सिंगल सेल होती है वो, तो फिर 2 सेल का डिवीजन, 32 सेल का डिवीजन होता है, उसको क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। 256 सेल का डिवीजन होता है, उसको ब्लास्टूला कहते हैं, फिर गैस्टूला कहते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ये जो एंड्रोमेट्रियम से जाकर चिपक जाता है, जो ब्लास्टोसिस्ट नाम की जो स्टेज आती है वहां पर जाके एंड्रोमेट्रियम जो परत रहती है अपनी गर्भाशय की, जो गर्भाशय का जो बॉडी वाला पार्ट रहता है, ठीक है, उसमें जो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम सबसे भीतरी वाली परत होती है, ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपक जाता है। ठीक है, और 3 जर्म लेयर वहां पे फॉर्म होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब यानी अपन बोल सकते हैं जो गैस्टूला या ब्लास्टोसिस्ट के पश्चात जो शरीर के अंगों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, अंगों का निर्माण होने लगता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है, इसके बाद में जो 10 हफ्ते तक उसको एम्ब्रियो कहते हैं, 10 हफ्ते से जन्म तक जो रहता है उसको फीटस कहते हैं। ठीक है, जो एम्ब्रियो के दौरान जो 10 हफ्ते तक यानी स्टार्टिंग से
जो प्लेसेंटा का निर्माण भी हो जाता है, अपन ने देखा था। ठीक है, ये 3 टाइप की परत वहाँ पर जम जाती है न, बच्चे के जो भ्रूण के चारों तरफ ना उसको सुरक्षा प्रदान करती है, एमिनियन वगैरह, है ना, और एंटियोन, एलेंटोइस, एमिनियन वगैरह। ठीक है, तो 10 हफ्ते तक उसको, जन्म तक ही उसको क्या पोषण प्रदान करती है। 10 हफ्ते तक एम्ब्रियो कहते हैं, उसके भ्रूण कहते हैं, उसके बाद में न्यू नेट कहते हैं, नवजात कहते हैं। ठीक है, जन्म से 42 दिन तक, जो गवर्नमेंट की डाटा अकॉर्डिंग इसमें बात चलती है। और इन्फेंट 6 सप्ताह के बाद में इन्फेंट कहने लगते हैं, जब चलना शुरू करते हैं उसको टोडलर कहते हैं। देखो एक बार दोबारा से देखें, निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, सिंगल सेल डिवीजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन के माध्यम से, फिर 2 सेल्स विभाजित होती हैं, फिर 32 सेल स्टेज आती है, इसको अपन मोरूला कहते हैं। 256 सेल डिवीजन होते हैं, उसको ब्लास्टूला कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टूला के बाद में और भी सेल डिवीजन, उसको गैस्टूला कहते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट नाम की जो स्टेज आती है, वहाँ पे एंड्रोमेट्रियम की जो परत होती है, वहाँ पर जाकर के जो भ्रूण चिपक जाता है। ठीक है, और वहीं से प्लेसेंटा वगैरह का निर्माण होने लगता है। ठीक है, ताकि इसको पोषण प्रदान करता है। फिर 3 जर्म लेयर की फॉर्म होता है। फिर ऑर्गेनोजेनोसिस, यानी उसमें अंगों का निर्माण होना शुरू कर देता है। फिर 10 हफ्ते तक इसको भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। 10 हफ्ते से जन्म तक इसको फीटस कहते हैं। ठीक है, फीटस कहते हैं। और जो जन्म हो जाता है बच्चे का, उसको न्यूनेट, नवजात कहते हैं। ठीक है, और 6 सप्ताह के पश्चात में उसको इन्फेंट कहते हैं, और चलने लगता है उसको टोडलर कहते हैं। क्या हो गया? अब युग्मक जनन के बारे में है। ठीक है, गैमेटेनेजेंस। ठीक है, इसमें जो शुक्र जनन होता है, गैमेट जेनेसिस 2 टाइप से होता है। एक शुक्र जनन होता है, एक अंड जनन होता है। शुक्र जनन के बारे में बात करता हूँ, जो शुक्र जनन कैसे होता है। ठीक है, देखो शुक्र जनन की प्रोसेस के बारे में बात करें अपन, तो स्पर्मेटोगोनिया अपन ने देखा था कहाँ पे, जो सेमिनल वेसाइकल्स होती है ना, सेमनीफेरस वेसाइकल, यानी शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, वहां पर अपन ने स्पर्मेटोगोनिया के बारे में देखा था। यानी स्पर्मेटोगोनिया यानी जनन कोशिका रहती है ना, जनन कोशिका या फिर स्पर्मेटोगोनिया कह रहे होते हैं, तो उनमें समसूत्री विभाजन होता है।